Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है हीट। तो यहाँ पे हम हीट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी समझेंगे। इसमें डिफरेंट तरीके के थर्मामीटर का कंसेप्ट आपको दिया है, जिसमें आता है क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर एंड लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो ये सारे थर्मामीटर्स का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हीट को ट्रांसफ़र करने के जो प्रोसेस है आपने सुना होगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो हम जानते हैं जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट क्या होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म होती है विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट। बेसिकली यही सब्सटेंस को हॉट बनाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, अगर उसके अंदर हीट एनर्जी मौजूद होती है उस ऑब्जेक्ट्स में, तो वो सब्सटेंस आपको टच करने में हॉट फील होगा। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक सॉस पैन में अगर पानी लें और उसको थोड़ा सा गर्म करें तो क्या देखते हैं आप कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे की तरफ मूव होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें एनर्जी मोशंस होने लगता है मॉलिक्यूल्स का, जिससे उनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली वही हीट एनर्जी उस सॉस पैन को, वाटर को हीट बनाती है, ओके, हॉट बना देती है। तो हीट क्या होती है, वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम सर्दियों में, क्योंकि वो हमें वार्म रखते हैं। इसीलिए हर एक पर्टिकुलर सीज़न में हम पर्टिकुलर टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस हॉट है या कोई भी सब्सटेंस कोल्ड है। जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हाई हीट कंटेंट्स होता है, बेसिकली हम उनको हॉट कहते हैं। जैसे कि अगर हम सन की बात करें, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। सन की बात करें, फायर की बात करें, या फिर हॉट पेन्स जैसे मैंने भी आपको बताया, या फिर एयर, जो हेयर ड्रायर से एयर निकलती है वो भी हीट होती है। लावा, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे हॉट सब्सटेंस होते हैं। और अगर कोल्ड सब्सटेंस की बात करें, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें हीट का कंटेंट कम होता है, लोअर होता है, उनको हम कोल्ड ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली कोल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर वो एयर जो एयर कंडीशन से निकल रही है, या जो कि मेटल्स जिसके अंदर आपने एक फ्रिज में जो मेटल्स रखा हुआ है, तो वो भी आपको कोल्ड लगेगा। तो आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम हॉट या कोल्ड क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम इनको जानते हैं। हम इनको अगर टच करके देखें, इनके आसपास जाए, तो हमें हीटनेस या कूलनेस फील होगी। लेकिन एक्चुअल में जिन सेंसेस से हम टच कर रहे हैं, अपने ह्यूमन सेंसेस से, तो क्या ये एक्चुअल में सही है? इसी तरीके से हम हर चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट जान लेते हैं जो हम बेसिक लाइफ में जानते हैं। आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में आएगा। स्पून इन अ टी ऑफ कप, अगर एक चाय के कप में आपने स्पून डाला है वो आपका हॉट हो जाएगा। फ्रूट जो उसको हम कोल्ड कंसीडर करेंगे। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, जो हैंडल होता है फ्राइंग पैन का, उसको हम कोल्ड कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो पेन होता है बेसिकली वो गर्म होता है। लेकिन जब हम गर्म करते हुए पेन का हैंडल पकड़ते हैं तो उसकी कंपैरिजन में वो कोल्ड होता है। तो बार बार हम जो ये वर्ड्स कंपैरिजन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये आपको समझना है। एक्चुअली हॉटनेस एंड कूलनेस जो होती हैं, ये कंपैरेटिव टर्म होती है। क्या होती है? कंपैरेटिव टर्म। हम किसी भी इस वाली एक्टिविटी में हम इसको अच्छे से समझेंगे। हम किसी भी सब्सटेंस को ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोल्ड है तो हमेशा कोल्ड रहेगा, या फिर ये हॉट है तो हमेशा हॉट रहेगा। सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे कि सन को हम कह सकते हैं कि वो कोल्ड है, क्योंकि जितने भी टेम्परेचर हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उन सबसे ज़्यादा सन का टेम्परेचर होता है। तो इसीलिए हॉट एंड कोल्ड ये जो टर्म्स है, ये एक रिलेटिव टर्म्स है। कैसी टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसीलिए अब हम अपने सेंसेस के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारे अपने सेंसेस को टच करके बताया कि ऑब्जेक्ट्स हॉट था या कोल्ड था, तो हम ये एक्टिविटी कर लेते हैं। ए जो इन्होंने फ्लास्क लिया, इसमें इन्होंने ठंडा पानी डाला है। बी फ्लास्क में गर्म पानी डाला है। और सी फ्लास्क में इन्होंने नॉर्मल पानी डाला है, ठीक है, नॉर्मल पानी। जो ए वाला बंदा है, इसको क्या करना है, जब इसने एक ही बंदे को आपको लेना है, आपने क्या करना है, अपना एक हाथ कोल्ड वाटर में डालेंगे, दूसरा हाथ आप अपना हॉट वाटर में डालेंगे, और उसके बाद जब आप दोनों हाथ यहाँ से निकाल कर इस नॉर्मल पानी में डालेंगे,
तो जो हाथ आपका कोल्ड फील कर रहा था यहाँ पे, वो नॉर्मल पानी में जाने के बाद यहाँ पे हॉट फील करेगा, गर्म फील करेगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे हॉट फील कर रहा था क्योंकि तेज़ गर्म पानी था, वो इस नॉर्मल पानी में जाने के बाद कोल्ड फील करेगा, कूल फील करेगा। तो क्या हुआ, हमारे सेंसेस, हमारी बॉडी के दोनों सेम हाथ को अलग अलग पानी में डालने के बाद अगर हम उनको नॉर्मल पानी में डाल के देख रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ें फील कर रहे हैं। इस वाले हाथ के लिए नॉर्मल पानी हॉट हुआ, इस हाथ के लिए नॉर्मल पानी कोल्ड हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, ये रिलेटिव टर्म्स में हम बता रहे हैं कि इसकी कंपैरिजन में ये वाला पानी हॉट है। आप शायद आपको समझ में आ चुका होगा हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट। चलिए अब समझते हैं हम टेम्परेचर एंड थर्मामीटर के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं टेम्परेचर, इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ये क्लिनिकल थर्मामीटर दिया हुआ है, और ये वाला थर्मामीटर तो हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम ये थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें 98.6 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको समझेंगे क्योंकि हमारी नोटबुक जो ये टेक्स्ट बुक है इसमें इसके बारे में बताया। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये वाला थर्मामीटर जो कि पहले टाइम का है, इसमें आपकी रीडिंग सिर्फ 35 से 42 होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 42 से ज़्यादा नहीं जा सकता और 35 से नीचे नहीं आ सकता। तो ये टेम्परेचर, ये थर्मामीटर आप किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही टेस्ट करने के लिए, उसका टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए ही कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थर्मामीटर आपके पास है, यहाँ पर पहले ही समझ लेते हैं द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी बात मैं आपको बता रही हूँ, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स लिमिट, इसी वजह से 37। लेकिन ये जो 37 है एक्चुअली ये बिल्कुल जो एडल्ट हेल्दी लोगों का हमने एवरेज लिया है, तो उनके केस में होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, एकदम 37 तो एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन एवरेज हम 37 ही मानते हैं। इसीलिए हमारे टेम्परेचर की जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, किसकी, क्लिनिकल थर्मामीटर की। चलिए कुछ प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, और प्रीफरेबली ये है कि आप किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करें। आप देखते होंगे डॉक्टर जब आपको का फीवर चेक करते हैं, आपके मुंह में अगर वो थर्मामीटर लगा रहे हैं, ये जो मैंने आपको लास्ट वाला थर्मामीटर दिखाया था, तो क्या होता है, उस थर्मामीटर को वो वॉश करते हैं किसी सॉल्यूशन में। वो एक्चुअली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ताकि एक इंसान को दूसरे से कोई इन्फेक्शन ना हो। एंश्योर दैट बिफोर यूज़ ऑफ थर्मामीटर लेवल इज़ बिलो 35। जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये देख लें कि वो 35 से नीचे उसका लेवल होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, आराम से उसको पकड़ना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। यहाँ पे जो स्मॉल 1 डिवीज़न होती है दैट इज़ हाफ, और उसको हम डिग्री सेल्सियस में देखें 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर लेते हैं। ये क्लिनिकल थर्मामीटर की पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी है। इसकी रीडिंग आपको याद रखनी है। इसकी रीडिंग -100 से 110 डिग्री सेल्सियस हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है -10 से 110 तक। ये कैपिलरी ट्यूब होती है इसके अंदर। ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है, इसको हम स्टैम्प बोलते हैं। देन ये रीडिंग है, यहाँ पे आप रीडिंग देखेंगे। देन मरकरी का थ्रेड इसके अंदर यहाँ पे होता है इस साइड में। देन ग्लास बल्ब कंटेनिंग मरकरी, यहाँ पे जो ग्लास बल्ब उसमें मरकरी होती है। ये क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल हो गया। उसके बाद लैबोरेटरी थर्मामीटर। अच्छा, कुछ अलग अलग टाइप के थर्मामीटर भी होते हैं जिनमें हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की रेंज को जानते हैं, ठीक है। लैबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, ये अगर आपको डिफ़ाइन करना है, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ए साइंस लैबोरेटरी। इसको हम साइंस लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, जो रीडिंग है हमारी, वो -10 से 110 होती है। क्लिनिकल में 35 से 42 होती है। इसके अंदर लॉन्ग ग्लास की ट्यूब्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक अंदर थिन बोर होता है। बस लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं
डिजिटल थर्मामीटर में ये यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं कि आपको कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस लेनी है जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कर रहे हो। शुड बी कैप्ड अपराइट, नॉट टिल्टेड, इसको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से, टिल्ट नहीं करना। एंड बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर टू बी मेजर्ड। तो जो आपका बल्ब है उसको चारों तरफ से सब्सटेंस से सराउंडेड होना चाहिए जब आप उसको मेज़र कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रीडिंग नोट करने के बाद ये आपको वाटर में जो भी ये आपको नोट डाउन कर लिया, आप लेबोरेटरी में चेक करेंगे। अब हम थोड़ा सा डिजिटल थर्मामीटर की अगर बात करें तो बहुत कॉमन तरीके के थर्मामीटर हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे कि मरकरी का भी एक डिजिटल थर्मामीटर होता है जिसमें लिक्विड मेटल लगी होती है मरकरी फॉर दियर वर्किंग। तो उसका यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। अब हम हीट का ट्रांसफ़र की बात करेंगे। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये एक छोटी सी चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। किंक, एक्चुअली जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल की बात नहीं कर रहे, क्लिनिकल की कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ये इस तरह का ये सब्सटेंस होता है उसको हम किंक बोलते हैं। एक्चुअली किंक क्या होता है, जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बल्ब के पास आपको ये कुछ दिखेगा किंक। इस किंक का क्या यूज़ होता है, ये प्रिवेंट्स करता है मरकरी के लेवल को इन द थर्मामीटर ट्यूब फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, कि ताकि वो गिर ना जाए। इस वजह से वो थर्मामीटर के जो मरकरी का लेवल होता है, आप जानते हैं मरकरी क्या होती है, मरकरी एक्चुअली आपकी लिक्विड मेटल होती है। सारी मेटल आपकी सॉलिड होती है लेकिन मरकरी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एक्सेप्शन है, वो लिक्विड मेटल होता है। तो मरकरी का लेवल नीचे ना गिर जाए इस वजह से किंक होता है उसके अंदर लगा हुआ। तो किंक का ये पर्पज़ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा है। ये आप यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर को देख सकते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, देन उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र हम 3 तरीके से करते हैं, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। 3 तरीके क्या क्या है, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कॉन्वेंशन एंड तीसरा होता है आपका रेडिएशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी है तो आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेगा। कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये सॉलिड में होता है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के थ्रू होता है। देन कन्वेंशन क्या होता है, लिक्विड्स और गैसेस में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कन्वेंशन के थ्रू होता है। एंड रेडिएशन क्या होता है, जब कोई भी मीडियम अवेलेबल ना हो, यानी कि फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम वाली कंडीशन हो, तब रेडिएशन होता है, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से आपकी सॉलिड ऑब्जेक्ट से, और उस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वो हीट है, उसके पास आप कोई दूसरी ऑब्जेक्ट्स रखेंगे जो कि उसकी कंपैरिजन में कूल है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी कूल ऑब्जेक्ट्स के पास। तो क्या प्रोसेस है उसको कि हीट ट्रांसफ़र होती है जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, हायर हीट होती है, टूवर्ड्स द कूल ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर लोअर हीट होती है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे कंडक्शन है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। एक्चुअली कंडक्शन इन्होंने लिखा है कि जब हॉटर हीट से यानी कि किसी हॉटर ऑब्जेक्ट से किसी कूलर ऑब्जेक्ट्स के पास में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम कंडक्शन कहेंगे, यानी कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। जितने भी आप कंडक्शन यूज़ करते हैं, जो आप अपना खाना बनाने के लिए घर पे यूज़ करते हैं, हो सकता है तो उनमें यही वाला प्रोसेस होता है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है मेटल टू मेटल, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फिनोमिना दिया है, देखो इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ब्रिक्स लिए दो, यहाँ पे एक रोड लिए, इस रोड पे यहाँ पे क्या लगा है, वैक्स लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने जब कैंडल लगाएंगे तो हीट थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे ट्रांसफ़र होनी शुरू होगी, उसकी वजह से आपका वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये नीचे ड्रॉप की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि हीट आपकी हायर जहाँ पे हीट की कंसनट्रेशन थी उससे लोअर की तरफ पर जहाँ पे कूल था उधर ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये कंडक्शन का एग्जाम्पल हुआ। सॉलिड्स में जनरली कंडक्शन होता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मेटल्स। यहाँ पे आपने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर गर्म पानी लिया, उसके अंदर आपने ये कुछ मेटल्स डाले, कुछ मेटल डाले हैं, कुछ पेंसिल अपनी प्लास्टिक की। इसमें आप देखेंगे किस किस के अंदर वो जो हीट हो रहा है वो कैसे किस किस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ रही है। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको इजीली हीट ट्रांसफ़र होती हुई दिख जाएगी। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और ये भी एक स्पेसिफिक और एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि वो सारे मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं अपने अंदर हीट को ट्रांसफ़र करना, उनको कंडक्टर्स कहेंगे हीट का, और जो अलाउ नहीं करते उनको हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं या फिर इंसुलेटर्स कहते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल्स कौन है जिनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। अगर आप आयरन को गर्म करेंगे तो वो आयरन भी दूसरे किसी ऑब्जेक्ट्स को जो उसके पास होगी उसको गर्म कर देगा। तो ये क्या हुआ? कंडक्शन का एग्जाम्पल हुआ कि हीट स्टोर करते हैं उसके बाद पास करते हैं, और जो मटेरियल पास नहीं करते हैं उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इस टेबल में क्या दिया गया है? यहाँ पे कुछ मटेरियल्स है विद आर्टिकल इज मेड अप ऑफ, कैसे वो बने हुए हैं? डज द अदर एंड्स गोट हीट, क्या क्या उनका दूसरा एंड पे हीट जाएगी? अगर मेटल का केस होगा स्टील स्पून के तो यस, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होगी, जैसे हमने अभी बात की कि आयरन कंडक्टर होता है हीट का। लेकिन अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट्स लें जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती तो वहाँ पर हो जाएगा कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, दैट इज़ योर इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको हीट का बताती हूँ। जो एयर होती है वो बेड कंडक्टर्स होती है, सॉरी, एयर जो आपकी होती है वो बेड कंडक्टर्स होती है हीट का, बेड कंडक्टर। यानी कि इसका ये मतलब है कि एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती, जैसे कि मेटल ने हीट को ट्रांसफ़र करा लेकिन एयर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती, बेड कंडक्टर होती। अब आपके जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं तो वूलन क्लॉथ्स के अंदर ऐसे थोड़े थोड़े से होल्स होते हैं, तो वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि एयर क्या हुआ? बेड कंडक्टर हुआ हीट का, तो ये बाहर नहीं जाने देगी। तो इसकी वजह से आप गरम गरम फील करते हैं वूलन क्लॉथ्स पहनने के बाद। एक आपने कंसेप्ट सुना होगा कि अगर हम 2 शीट यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए कि हमें गर्मी सर्दी ना लगे, तो डबल शीट ओढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कंपैरिजन टू मोटी एक शीट ओढ़ने का। उससे क्या फ़ायदा होता है? जो छोटी एक पतली पतली हमने शीट ली है उन दोनों शीट्स के अंदर आपकी एयर ट्रैप हो जाती है, यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, और वो एयर तो बेड कंडक्टर है हीट का, तो वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करेगी बाहर को, जिसकी वजह से आप गर्म फील करते हैं। तो वो बेटर होता है एज़ कंपैरिजन टू आपकी मोटी चादर से। एक ये जितने भी आपके फ्रिज हुआ, ये सारे क्या होते हैं, इनके जो डोर होता है उन डोर के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस लगाते हैं जो कि बेड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, और वो बाहर की तरफ हीट को नहीं जाने देते। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने कन्वेक्शन का एग्जांपल दिया है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि कन्वेक्शन क्या होता है, ये लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर होता है हीट का ट्रांसफ़र। ये यहाँ पे हमने फ्लास्क लिया, उसके अंदर पानी लिया, जैसे कि हम पानी को गर्म करेंगे तो यहाँ से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे एंड ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे। ये कन्वेक्शन का एग्जांपल हुआ। अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो कैंडल में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखो कैंडल का एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पास वाली एयर होती है, यहाँ पे एयर गर्म हुई तो पहले आपको यहाँ पे एयर गर्म लगेगी, इधर वाली एयर कूल एयर होगी, लेकिन वो एयर गर्म होने के बाद नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होगी और यहाँ की जो कोल्ड एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। इसी तरीके से ये हॉट एयर यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ की जो कोल्ड एयर है ये ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके की साइकिल होती है आपकी कैंडल के पास, और एयर यहाँ के सराउंडिंग में हॉट होने लगती है। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या पता चला कि जितने भी लिक्विड्स एंड गैसेस सब्सटेंस होते हैं उनमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? कन्वेक्शन के थ्रू। और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट समझेंगे। देखिए सी ब्रीज क्या होता है? द पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। डे टाइम में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सी ब्रीज का कंसेप्ट। देखिए डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड होती है वहाँ की वो हीट होती है फास्टर देन द वाटर। जो दिन का टाइम होता है तो यहाँ पे ये लैंड है, जो कोस्टल एरियाज़ वाले वो जानते होंगे, और यहाँ पे होता है सी। तो जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाती है, फास्टर हीट हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू वाटर। उसके बाद क्या होगा, एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। अब जब यहाँ पर हीट आपकी, ये जो हीट होगी ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, ये हीट। ओके, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जब ये ऊपर की तरफ यहाँ जाएगी तो जो लैंड वाली हीट है, सॉरी लैंड वाली जो कूल एयर है, ये इसकी जगह लेने के लिए, साइकिल पूरी करने के लिए आएगी। तो बेसिकली क्या होगा, दिन के टाइम में अच्छी ठंडी ठंडी हवा इन लोगों को मिल जाएगी, और जो इनकी लैंड गर्म हो रही थी उससे गर्म हवा सी के पास चली जाएगी। ओके, ये हो गया आपका सी ब्रीज का एग्जाम्पल। तो यहाँ के लोगों ने दिन में ठंडी हवा को महसूस कर लिया। उसके बाद नाइट में क्या होता है, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स होता है। जो वाटर होता है वो कूल हो जाता है, कूल डाउन मोर स्लोली, बहुत आसानी से दैन द लैंड। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। तो इसकी वजह से जो कूल एयर है वो सी की तरफ चली जाएगी।
तो थोड़ा सा कंपैरिजन में यहाँ पे हॉट फील करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे टेम्परेचर पीपल्स के लिए हमेशा बेहतर बनाया है कुदरत ने, कि रात में अगर यहाँ का पानी ज़्यादा गर्म मतलब ठंडा कम होता है और लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो वो मूव करके इधर चली जाएगी और ये हल्की लेस वार्म यहाँ पर आ जाएगी, तो तब वो रात में बेहतर फील करेंगे। तो ये वाले कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जो आपको समझने हैं, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। चलिए इसके बाद हम समझते हैं रेडिएशन का कंसेप्ट। रेडिएशन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है लेकिन कोई मीडियम नहीं होता, उसको कोई मीडियम्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। हमने कन्वेक्शन के केस में क्या क्या मीडियम पढ़े, लिक्विड पढ़ा एंड गैसेस पढ़ा, लेकिन रेडिएशन के केस में कोई मीडियम नहीं होता। उस तरीके से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो रेडिएशन होती है। जैसे कि सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, आपको रेज दे रही है सन रेज, इसकी वजह से आप हीट फील कर रहे हैं। मान लो कि ये आपको लग रहा है कि एटमॉस्फेयर, अगर ये सब कुछ ना हो तो सनरेज फिर भी आकर आपको हीट देंगी। इसका क्या मतलब है कि उनको आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का जो हीट का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ थ्रू द रेडिएशन। अगर आप विंटर्स में क्लोथ्स की बात अगर हम करें तो वो बेसिकली रेडिएशन का ही एक एग्जाम्पल है। जो वूलन क्लोथ्स हमें गर्म करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लोथ्स एंड वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे मैंने आपको बताया। Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. This and prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. So it was all about the heat and the concepts of heat and hot object. उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स को पढ़ा, देन हीट का ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।